अस्सलाम वालेकुम, मैं सदाम खान आज फिर आप लोग के साथ एक नई वीडियो पे। उम्मीद है आप और आपके घर वाले इस कोरोना वायरस वाले पेंडेमिक में अपने घरों में ठीक और सेहत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और अगर कोई बीमार हो तो उसके लिए मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द सेहत आप करे और अल्लाह ताला आपके घर वालों को इस बीमारी से महफूज रखे। और आज की मेरी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा एक बुक का एक लेसन, 21 लेसन ऑफ 21st सेंचुरी। 21 लेसन हैं 21वीं सेंचुरी के लिए। मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त के बारे में बताया गया है और मौजूदा वक्त के बारे में भी इन्होंने बताया है। ये युवल नोहा हरारी इसके राइटर हैं और बेस्ट सेलर्स इनकी बुक हैं। 3 बुक्स और इनकी आ चुकी हैं। और इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अल्फाज, कुछ टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो इस वीडियो में जिक्र होगा। कुछ नज़रिए होते हैं, ये लिबरलिज़म होता है। लिबरल ये आज़ाद पसंद लोग होते हैं। जो जिन जिन ममालिक में जमहूरियत, डेमोक्रेसी है, वो सारे लिबरलिज़म के पैरोकार हैं। कम्युनिज़म जैसे कि चाइना, रशिया, ये कम्युनिज़म के पैरोकार है। इसी तरीके से फैसिस्ट कहते हैं जो एक आदमी सारी हुकूमत चलाता हो, या डिक्टेटर कह सकते हैं आप। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि एक मिल है, उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी पैकिंग हो रही है। आजकल वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है उसको पैकिंग करने के लिए, पर आने वाले वक्त में एक मशीन 20 वर्करों का काम करेगी और उसको पैक करेगी। तो एक मशीनरी की डेवलपमेंट हो रही है, उसके साथ साथ उसके अंदर सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूजेज हो रहा है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, एक छोटा सा गांव है पूरी दुनिया, और ये एक दूसरे के साथ मिली जुली हुई है। हम अपने रोडों से हमने एक दूसरे को मिलाया है, अपने हवाई अड्डों से, हवाई सफ़र से हमने एक दूसरे को मिलाया है। इसी तरीके से इंटरनेट ने हमें मिला दिया है, तो हम एक ग्लोबल विलेज बन चुके हैं। इसी तरीके से फिर जिक्र होगा इसके अंदर। वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये किसी की ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। तो लेसन का फर्स्ट लेसन जो है इस बुक का, वो है डिसइल्यूजनमेंट, गलत फहमी से आज़ादी। किस चीज़ की गलत फहमी? 20वीं सदी में कुछ साइंसदान और कुछ फिलोसोफर्स ने, तारीखदानों ने कहा था कि तारीख का इख्तिताम हो चुका है। जो पिछली तारीख था उसका इख्तिताम हो चुका है, अब नई तारीख स्टार्ट होने लगी है। तो इन्होंने कहा है द एंड ऑफ द हिस्ट्री हैज़ बीन पोस्टपोन। तो तारीख का खात्मा है वो मुलतवी हो गया है, ख़त्म नहीं हुआ, मुलतवी हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? तो मेरी जो ये वीडियो है, ये जो चैप्टर है, इसका जो मैंने अपने लिहाज से जो भी देखा है वो ये देखा है कि जो हम जमहूरियत पसंद ममालिक हैं, इन सारों के लिए ये वीडियो है कि आपका जो निज़ाम चल रहा है, क्या ये आने वाले दिनों में आपकी हिफाजत कर पाएगा, आपकी ज़रूरियात पूरी कर पाएगा, क्या ये आपके लिए ख़तरा तो नहीं बन पाएगा। मैंने इस चैप्टर से ये सवालात निकाले हैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन सवालात के कई हद तक जवाबात मिलेंगे, या फिर आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि सोचने पे आप बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि आने वाला वक्त आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। शायद इससे किसी को हेल्प हो जाए और आप अपना फ्यूचर चेंज कर पाएँ। तो उसमें उन्होंने कहा है कि इंसान हमेशा कहानियों में सोचता है, जबकि उसको हकीकत के बारे में सोचना चाहिए। जबकि 20वीं सदी में जो दुनिया की ताकतें हैं, उन्होंने हमें 3 निज़ाम दिए, फैसिज्म, कम्युनिज़म और लिबरलिज़म। तीनों निज़ाम वक्त के साथ साथ ख़त्म होते गए। फैसिस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हिटलर की डेथ के बाद ख़त्म हुआ। फैसिस्ट कहते हैं कि एक ही आदमी की जो भी हुक्मरानी हो। उसके बाद 1940 से लेकर 1980 तक दुनिया कम्युनिज़म और लिबरलिज़म के बीच में मैदान जंग बनी रही। और जैसे ही कम्युनिज़म का टूट-फूट हुआ तो लिबरलिज़म एक अलग हैसियत से एक निज़ाम के तौर पे इस दुनिया में हावी हो गया। बहुत सारे ममालिकों ने अपने इस नए निज़ाम को अपना निज़ाम बना दिया और आजकल
बहुत सारे ममालिक इससे अपनी ज़िंदगी सफ़र कर रहे हैं। तो क्या है ये लिबरलिज़म? लिबरलिज़म कहता है कि भाई हमने लोगों को डिक्टेटर से, एक आदमी की हुकूमत से आज़ादी देकर हमने उनको जमहूरियत दी। लिबरलिज़म कहता है कि वो जो झगड़ा हुआ, वो जो कैद शुदा माशी निज़ाम था, हमने उससे निकाल के हमने आपको आज़ाद माशी निज़ाम दिया। लिबरलिज़म कहता है कि हमने आपको हक दिया, एक बड़ा हक दिया आपको वोट का, जिससे आप अपना लीडर चुन सकते हैं। पर क्या लिबरलिज़म मौजूदा वक्त में भी इतना एफिशिएंट है जितना पहले था? क्योंकि अब मौजूदा वक्त में वो चैलेंजेस हैं जो पहले नहीं थे। देखते हैं क्या चैलेंजेस थे। क्यों तुर्की और रशिया इलिबरलिज़म एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं? क्यों वो एक ऐसा निज़ाम लेके आना चाह रहे हैं जो लिबरलिज़म ना हो? क्या वजह है कि वो इस तरफ जा रहे हैं? लिबरलिज़म को सबसे बड़ा खतरा टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से हुआ। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, लिबरलिज़म उतना ही उसको मुश्किल हो रहा है इसमें खुद को ढालना या इसको संभालना। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लिबरलिज़म जो था वो बना था इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त। इंडस्ट्रियलाइजेशन का वक्त वो था जब टेलीविज़न का इन्वेंशन हुआ, जब टेलीविज़न आया नया नया, जब फैक्ट्रीज़ का क़याम होना शुरू हुआ, जब ऑयल रिफाइनरीज बनना शुरू हुई। ये वो वक्त था जब नई नई इंडस्ट्रीज़ क्रिएट हो रही थी। पर अब जो वक्त है वो इंडस्ट्री से ज़्यादा आगे आ चुका है। 1990 में जिस तरह इंटरनेट आया और फैला, उसने एक अलग ही इनकलाब ले आया वो हमारे माशी ज़िंदगी में। उसने लोगों को बिल्कुल एक दूसरे के करीब कर दिया, एक नया तिजारती निज़ाम हमारे नज़दीक ले आया। इसके साथ साथ हमारे लिए एक इल्म का एक नया पहलू भी उसने उजागर किया। पर क्या उस इंटरनेट ने हमें सिर्फ फ़ायदा ही दिया? देखा जाए तो कंप्यूटर्स ने जिस तरीके से फाइनेंस सिस्टम को पेचीदा कर दिया है, हमारे माशी सिस्टम को जैसा पेचीदा कर दिया है, तो कुछ ही लोग उसको समझ सकते हैं। पर क्या आने वाले वक्त में जिस तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहा है और इंटरनेट के आगे जिस तरह से मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, क्या ये फाइनेंस सिस्टम इतना पेचीदा हो जाएगा कि हमारे लिए समझना भी मुश्किल हो जाए? और ज़रा सोचिए कि क्या ही ऐसा हो कि हमारे गवर्नमेंट्स भी इसके डिपेंडेंट हो जाएं और इसके अप्रूवल के बगैर वो बजट भी पास ना कर सकें। ज़रा सोचिए कि ये जो टैक्स सिस्टम अभी मौजूदा हमारा है, ये भी ठप पड़ जाए, क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन हो जाए और ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए भी इनको एक न्यू सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए। इसके साथ साथ जिस तरह क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में आपने सुना होगा कि वो करेंसीज जो डिजिटल होंगी, पेपरलेस होंगी, अगर वो हो जाता है तो फिर दुनिया में किस करेंसी की डोमिनेंसी होगी? कौन किसको कैसे मैनिपुलेट कर पाएगा? कौन कैसे किसके ऊपर टैक्स लगा पाएगा? किस तरह से हम उस करेंसी को, अपनी कंट्रीज करेंसी को मेंटेन कर पाएंगे? ये भी अपने आप में एक सवाल है। दुनिया के दो बड़े अहम जो इनकलाब अभी आ रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सूरत में और एक बायोटेक्नोलॉजी की सूरत में, ना सिर्फ ये माशी और माशरती ज़िंदगी हमारी तब्दील कर देंगे, ये इंसान का जिस्म और नफ्सियात को भी झंझोड़ के रख देंगे। आज तक इंसान ने सिर्फ बाहरी दुनिया को तब्दील करने का सोचा और वो सोचता रहा और उसमें आगे बढ़ता गया बगैर ही सोचे कि ये जो मैं चीज़ कर रहा हूँ इसके असरात क्या पड़ेंगे। और जिस तरह आज माहौलियाती तब्दीलियों ने हमें घेरा हुआ है, हमारे ही अपने इजादात की वजह से, तो हम परेशान हैं। पर अब इंसान जा रहा है अपने अंदर तब्दील करना है। बायोटेक्नोलॉजी जा रही है इंसान की एज को कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, आपकी एज को कंट्रोल करने जा रहे हैं ये लोग। आपकी ज़िंदगी जितनी भी आगे बढ़ेगी पर आप बूढ़े नहीं होंगे। दुनिया उस तरफ जा रही है। अब आपके हाथ में ये तो है कि आप रात को सो रहे हो और कोई मक्खी अगर आपको तंग कर रही हो, आपके नींद में खलल दे रही हो, तो आप उसको उठ के मार दें और सो जाएं। पर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर कोई ऐसा खलल आपके दिमाग के अंदर, कोई ऐसा बिगाड़ आपके दिमाग के अंदर आ गया, ऐसा सोच आ गई कि जो आपकी नींदें ख़राब करके बैठा हो, तो आप उसको कत्ल नहीं कर सकते। ये आपके हाथ में नहीं है। पर आने वाले वक्त में ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपको ये भी मुहैया करेंगी। इसके साथ क्या आने वाले वक्त में सियासतदान ये समझेंगे कि हर चीज़ उनके हाथ में है, हर चीज़ में वो अपना हुक्म चला सकते हैं?
2016 में हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट एक ईमेल डेबेकल आया, मतलब ईमेल का एक स्कैंडल आया। स्कैंडल क्या, वो एक हकीकत ही थी, पर उसमें उनको केयरलेस कहकर और उनके अगेंस्ट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो एक 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 पुरानी और एक गलीज कैंपेन के साथ जीत गए इलेक्शन। जी बिल्कुल, यही आईटी है जो इंसान के लिए इतना मुश्किल बन रही है, हुकूमतों के लिए इतना मुश्किल बन रही है। इस आईटी के एक ईमेल ने उस हिलरी क्लिंटन को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हरा दिया। अगर किसी को ये मालूम करना हो कि ये ईमेल का क्या मसला था तो वो मुझे नीचे कमेंट में लिख दे, मैं उसको बता दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कि भाई आप अमेरिकन की जॉब्स को खतरा है चाइनीज से, मैक्सिकन से। चाइनीज को मैं रोक दूंगा, मैक्सिकन को मैं दीवार लगा दूंगा। जाहिलत की इंतहा 21वीं सदी में जब दुनिया ग्लोबलाइज होने जा रही है, एक दूसरे से बिल्कुल हम झगड़ने जा रहे हैं और वहां पर हम दीवारों की बात कर रहे हैं। क्या मतलब, हम वापस जा रहे हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया उनको कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी जॉब रिप्लेस करेगी। इसी तरीके से फिर राइटर लिखते हैं कि 1938 में 1938 में आम इंसान जो था बड़े बड़े जो ताकतवर ममालिक में, उसको कहीं ना कहीं अपनी संगीन सूरत हाल से दरपेश तो था वो, पर कहीं ना कहीं उसको अपने खास होने की भी मतलब चाह थी और अहमियत उसको महसूस होती थी। उसको कहा जाता कि तुम खास हो, तुम आने वाले वक्त का मुस्तकबिल हो। जब वो पोस्टर में एज अ कॉयल माइनर अपनी तस्वीर देखता था या एज अ स्टील मैकेनिक अपनी तस्वीर देखता था तो वो समझता था कि मैं हीरो हूँ। पर आज का 2018 में जो रहने वाला आम इंसान जब देखता है कि हाईटेक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, भाई मैं हूँ कहाँ इसमें, मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ खो गई। वो खुद को इरेलेवेंट समझ रहा है और यकीनन उनको समझना भी चाहिए। आने वाले वक्त इंसानों के लिए खतरा है, खतरे से कम नहीं है। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त लिबरलिज्म इंसान की अहमियत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा, जबकि चाइना अपने आप में एक नई मिसाल कायम कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिबरलिज्म के जो दरियाफ्त करने वाले हैं वो अमेरिकन हैं। उन्होंने हमें बताया जमहूरियत क्या होती है, इब्राहिम लिंकन ने हमें बताया। पर आज जितना लिबरलिज्म को खतरा है वो उनके ही मुनकर मज़हब लीडर डोनाल्ड ट्रंप से है। वो कहते हैं कि भाई ग्लोबल विजन जो पूरी दुनिया का एक विजन है, जिस तरह पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था उससे उसने दस्तबरदारी कर दी। उसने कहा कि ये कैंसिल हो गया। वो किया गया इसलिए था कि दुनिया में जिस तरह माहौली तब्दील हो रही है, दिन ब दिन हमारा टेम्परेचर हाई हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसमें उसने कहा कि मैं इसमें आपका साथ नहीं देता। वो अब वापस आइसोलेशन में जा रहे हैं जैसे वो पहले गए थे। उसके बाद तो दूसरी बड़ी ताकत है बरतानिया, उसने यूरोपियन यूनियन से अलहदा होकर ये साबित कर दिया कि वो कितने खुद परस्त हो गए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये दिन ब दिन हमें आगे बढ़ने के बजाय अब हर किसी को अपने आप में रहना पड़ रहा है। क्या ये लिबरलिज्म क्या इख्तिताम है या फिर आने वाले वक्त में कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है? उसके बाद उन्होंने कुछ ममालिक के बारे में जिक्र किया कि चाइना जिस तरह आगे बढ़ रहा है तो वो तो उसने तो कम्युनिज्म को भी पीछे छोड़ दिया, अपनी आइडियोलॉजी को वो एक अलग ही नया सिस्टम लेकर आया है। वो लिबरलिज्म को ऐसा लग रहा है कि वही एडवोकेट कर रहा है। इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रही है और उसके बाद लिबरल इंटरनेशनल एक ऑर्डर लाया है। और उसके बाद जब रशिया का जिक्र हो रहा है तो रशिया के पास कोई भी अल्टरनेट मॉडल नहीं है, मुतबादिल कोई भी उसके पास ऐसा निज़ाम नहीं है जिससे हम इन सारी चीज़ों को हल कर सके मसाइल को। जबकि डेमोक्रेसी जो है वो इब्राहिम लिंकन के इस स्टेटमेंट में ज़ाहिर होती है, यहीं से शुरुआत होती है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल टाइम। आप कुछ लोगों को, आप सारे लोगों को कुछ वक्त के लिए तो बेवकूफ़ कर सकते हैं और कुछ लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ कर सकते हैं, पर सब लोगों को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं कर सकते। क्योंकि
आवाम ही जमहूरियत की ताकत होती है, वही वोट से उनको लेके आती है और अगर चाहे तो रातों रात हटा भी देती है। पर क्या इस मौजूदा वक्त में ये चीज़ लागू हो रही है? जब मीडिया ने इतना इंसान को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो असल जो मसाइल है उसको नज़रअंदाज करते हुए उनको बनावटी और ऐसे दूसरे मसाइलों में उनको उलझा दिया है कि वो हकीकी मसाइल से अपनी नज़र हटा चुके हैं। उसके बाद क्या लोग डेमोक्रेसी को छोड़ के, इस लिबरलिज्म को छोड़ के कोई अलग दूसरा निज़ाम अपना सकते हैं? पर वो निज़ाम कौन सा होगा? इस वक्त कोई ऐसा निज़ाम है जो इससे लिबरलिज्म से बेहतर चले? जब आ जाते हैं मज़हब के लिहाज से कुछ ऐसे ख्वाबी ममालिक हैं जो अभी भी ये सोच रखते हैं कि हम सारे मज़हबों को साथ लेकर अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे, एक सेक्युलर कंट्री के लिहाज चलेंगे। जबकि मिडिल ईस्ट वालों ने तो हद ही कर दी। उन्होंने कहा है कि 14 साल पहले का जो इस्लामिक सिस्टम था वो हम लेकर आएंगे, और उससे भी ज़्यादा हद उन यहूदियों ने कर ली, ज्यूज़ ने, कि हम भाई 25 साल जो पहले हमारा सिस्टम था यहूदी वो करेंगे और हम मस्जिद अक्सा को अपना मंदिर बनाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ये पुराने सिस्टम जो है वो क्या चल पाएंगे, जबकि ये जो नई डेमोक्रेसी है जिससे हम इतना अपने सदी गुजारी है वो ही नहीं चल पा रही। हमें अपने सिस्टम्स के अंदर मॉडर्निटी लानी है। हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को इसके अंदर अहमियत देनी पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने खबरदार किया था कि भाई आप लोग ये पीछे ना जाओ, अपने आप को अलग ना करो, यही सबसे अच्छा निज़ाम है जमहूरियत का, लिबरलिज्म का। अगर आप लोगों ने इसे अलग किया तो फलाह बहबूद हासिल नहीं कर पाओगे। उनके लिए 2-3 सवालात हैं कि आप हमें ये बताएं कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है इसको कैसे हम डेमोक्रेसी के थ्रू या लिबरलिज्म के थ्रू हल कर सकते हैं। ये जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लिबरलिज्म क्या फिर से अपने आप को एक नई सूरत में लेकर आएगा बदल कर, या फिर इस वक्त इंसान की ज़रूरत है एक नया निज़ाम, और वो कौन लाएगा? जो भी कोई नया निज़ाम लेके आना चाह रहा है और दुनिया में अपनी एक नई निज़ाम की चलाना चाह रहा है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स इंजीनियर बायोटेक्नोलॉजी को अहमियत दे। मैं जब राइटर कहते हैं, जब मैं किसी को ये बातें कहता हूँ तो वो बोर हो जाते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ ये सवाल करता हूँ कि बेटा आगे जाके क्या बनना है? तो कोई कहता है मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो मैं कहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ आने वाले वक्त में आ रही है कि ये पायलट, ये डॉक्टर, ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो इन बच्चों का ख्वाब क्या होगा और आने वाले वक्त में इंसानियत का क्या बनेगा? ये एक सवाल है। और सॉरी फॉर लेंदी वीडियो। अगर मेरी आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करिएगा। आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट और वर्क पे पूरा सेकंड हमारा चैप्टर है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।